तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज मंडे वीक का पहला दिन। उम्मीद है आप सभी का संडे अच्छे से गुजरा होगा, आप लोग सभी ठीक होंगे, कोरोना में अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज आखिरकार करीब 1 महीना और 13 दिन के बाद विसरा रिपोर्ट आ गई। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी। 16 जून को विसरा की रिपोर्ट लैब में भेजी गई थी और आज 27 जुलाई है। आमतौर पे 1 महीना लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया, करीब 1.5 महीने। लेकिन रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट में बहुत कुछ टिका हुआ था। जो सारे सवाल हैं, बहुत सारे अभी भी लेकर उसको, कि इस रिपोर्ट से कई चीज़ें साफ होंगी। और इस रिपोर्ट के आने के बाद ख़ासतौर पर उन लोगों को जो ये मान के चलते हैं कि सुशांत सिंह की मौत के पीछे साजिश है, उन्हें थोड़ा सा उनको लगेगा नहीं कि ये सच है। 3 चीज़ें हैं, एक खुदकुशी, एक कत्ल और एक तीसरी और भी चीज़ है, वो है कत्ल की तरह खुदकुशी। खुदकुशी को साबित करना आसान है, कत्ल को भी साबित किया जा सकता है, लेकिन कत्ल की तरह खुदकुशी, इसको साबित करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ये काम एजेंसी का है, इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है, कि वो कैसे इसको करते हैं। एक एक करके तीनों आपको समझाने की कोशिश करूंगा पूरी कहानी में। लेकिन सबसे पहले बात विसरा की रिपोर्ट की। मुंबई पुलिस को ये रिपोर्ट मिल गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के शरीर में या खाने की थैली में ऐसी कोई भी जहरीली चीज़ नहीं मिली है। जूस जो उन्होंने आखिरी दिन पिया था, उस जूस के बारे में है। जो उन्होंने रात को खाना खाया था, वो भी उसमें है। लेकिन पॉइजन जैसी कोई भी चीज़ उनके शरीर के अंदर से नहीं मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब फिर ये हुआ कि एक जो डाउट बहुत सारे लोगों को था कि जो जूस दिया गया, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिला दी गई, या तो जहर या फिर बेहोशी की दवा, और उसके बाद उस बेहोशी की हालत में सुशांत सिंह राजपूत का गला घोंट कर मारा गया और फिर लाश को फंदे से टांग दिया गया ताकि खुदकुशी लगे। तो ये थ्योरी यहाँ पर गलत साबित हो जाती है, इसलिए कि विसरा की रिपोर्ट में किसी भी जहरीले अंश की बात नहीं आई है जो शरीर में मिला हो। तो इसका मतलब है वो उस जूस में भी ऐसा कुछ नहीं था। और इसका मतलब ये भी है कि फिर जब वो बेहोश भी नहीं हुए और कोई जहरीली चीज़ दी नहीं गई, इसका मतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून की दिन में अपने बेडरूम में होशो हवास में थे। तो विसरा की रिपोर्ट, मैंने पहले भी आपको बताया, विसरा एक पेट की थैली होती है जिसमें ख़ासतौर पर इसकी रिपोर्ट इसलिए इसको जाँच कराया जाता है ताकि जहर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, या जहरीली चीज़ हो, या बेहोशी की दवा हो, या किसी तरह का मेडिसिन को दिया गया, ड्रग्स दिया गया हो, उससे सारी चीज़ें आ जाए सामने। तो इसमें ये कहीं से भी कोई जहर या जहरीली चीज़ या बेहोशी की चीज़ विसरा की रिपोर्ट में नहीं मिली है। कोई फाउल प्ले विसरा रिपोर्ट के हिसाब से नहीं है। तो ये चीज़ें ये क्लियर करती है कि विसरा में कोई गड़बड़ नहीं है। तो मुंबई पुलिस जब तक दबी ज़ुबान में कह रही थी, अब शायद वो जल्दी खुल के बोलना के लिए सामने आ जाए। अब तक कई चीज़ें हुई। पूरे कमरे को फॉरेंसिक की टीम ने जांच की, पोस्टमार्टम हुआ, शरीर पे चोट के निशान को देखे गए, जो एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम के हिसाब से भी मौत की वजह सामने आई है। 5 डॉक्टरों की अलग अलग राय आ चुकी है, जो विटनेस उनके बयान सामने आ चुके हैं। ये सारी चीज़ें अभी तक यही बता रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कोई फॉल प्ले नहीं है। इस विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार था, ये विसरा रिपोर्ट आज आ गई। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए अब मुंबई पुलिस कभी भी आप मान के चलिए ऑफिशियली ये बताएगी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कोई फॉल प्ले नहीं है और ये एक सुसाइड का केस है। ये आपको कल बताए, परसों बताए, हो सकता है आज रात तक बता दे। लेकिन मुंबई पुलिस से जो हम लोगों की बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उनका यही मानना है। उनका कहना है कि उन्हें एक थोड़ा सा इंतज़ार था विसरा को लेकर। विसरा की रिपोर्ट सामने आ गई है, इसलिए अब उन्हें कोई भी इसमें डाउट नज़र नहीं आता। लेकिन क्या मुंबई पुलिस के बताने से कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की, यह मामला ख़त्म हो जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। उसकी वजह यह है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो थोड़ी सी मुंबई पुलिस की गलती की वजह से भी उलझ गए। जैसे एक सवाल ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के उस बेडरूम में जिसमें उनकी लाश मिली, क्या वहाँ से पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स उठाए थे? अगर हाँ, तो उसमें किन किन लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले?
ये फिंगरप्रिंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सुशांत सिंह राजपूत के बेडरूम का जो लॉक है, उस लॉक में एक नॉब है। कई आपने ऐसे दरवाजे देखे होंगे जिसमें गोल हैंडल होता है, आप उसको खींचते हैं, बंद हो जाता है, और अगर आप उसको दबा दें, पुश कर दें, तो फिर वो लॉक तो हो जाएगा एक तरफ से, बाहर से कोई नहीं खोल सकता। तो सुशांत सिंह राजपूत के बेडरूम का जो डोर और उसका जो लॉक था, उसका जो नॉब था, वो लॉक इस तरह का था कि वो एक बार खींचने के बाद अगर वो बटन दबा दें, नॉब को अंदर की तरफ पुश कर दें, तो दरवाज़ा लॉक हो जाता, बाहर से कोई नहीं खोल सकता। फिर वो अंदर से ही नॉब को दोबारा आप दबाएंगे तो वो खुलेगा। अब उस लॉक के उस नॉब पर फिंगरप्रिंट किसका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने खुद उस दरवाजे को अंदर से बंद किया और नॉब को प्रेस किया, तो फिर उनकी उंगलियों के निशान आएंगे, और चूंकि वो उनका बेडरूम है, ज़्यादातर वही इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं के निशान मिलेंगे। लेकिन उस वक्त, उस दिन चूँकि 11:30 के आसपास वो बेडरूम में गए और उसके बाद बेडरूम दरवाज़ा बंद था, तो कोई फिर और अंदर नहीं गया विटनेस के हिसाब से, तो उस नॉब पे, और दरवाज़ा बंद है इसका मतलब उस नॉब को प्रेस किया गया है, तो उस पर सुशांत सिंह राजपूत के फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए। अगर नहीं है, किसी और के हैं, तो फिर मामला गड़बड़ है। अब सवाल ये कि किसी और के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक आदमी जो अंदर बेडरूम में जाए, उसके बाद बाहर निकलते वक्त वो उस नॉब को प्रेस कर दे अंदर ही, और दरवाज़ा खुला हुआ है, नॉब प्रेस करने के बाद वो दरवाजे को खींच के अगर बंद कर देता है, तो भी दरवाज़ा बाहर से बंद हो जाएगा और फिर वो अंदर से ही खुलेगा। तो मान लीजिए 1% को कि एक थर्ड पर्सन है जो उस बेडरूम में गया, कत्ल करता है, दरवाजे के नॉब को प्रेस करता है और बाहर आके बंद कर देता है और चला जाता है, तो ऐसी सूरत में वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए। पर अगर कोई कातिल है और वो इस तरीके से प्रेस भी कर रहा है, तो अपना फिंगरप्रिंट्स क्यों छोड़ेगा? तो इसके लिए हो सकता है कि वो उस निशान को मिटा दे रुमाल से या किसी चीज़ से, या ये भी हो सकता है कि उसने ग्लव्स पहना हो, दस्ताने पहने हो, तो फिंगर मार्क ही नहीं आएगा, उसका उंगलियों के निशान नहीं आएंगे। बट इन दोनों सूरत में भी पता चल सकता है, क्योंकि अगर किसी ने फिंगरप्रिंट्स को मिटाने की कोशिश की या उसने ग्लव से उसको पुश किया, तो जो पहले का मार्क है फिंगरप्रिंट, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का, वो मिट जाएगा, उसके ऊपर कुछ और मार्क आ जाएगा। तो ऐसा होता है तो भी क्लियर हो सकता था। तो ये फिंगरप्रिंट इस बेडरूम के इस लॉक के नॉब की बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती थी। अब यहाँ पे सच्चाई ये है कि पुलिस ने उस बेडरूम के अंदर इस लॉक और इस नॉब का कोई फिंगरप्रिंट्स उठाया ही नहीं, कलेक्ट ही नहीं किया। ये सच्चाई है, ये मुंबई पुलिस ने खुद माना है। हमारे रिपोर्टर दिव्येश सिंह ने पूछा कि ऐसा क्यों किया, कमरे में हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिंगरप्रिंट्स भी ज़रूरी है। तो पुलिस का कहना था कि जो सीन ऑफ क्राइम था और जिस तरीके से उस वक्त चीज़ें थी वहाँ पे, और ऑलरेडी जब पुलिस की टीम पहुँची वहाँ पे तो 5 लोग मौजूद थे उस बेडरूम के अंदर, एक ताले वाला, बल्कि 6 लोग थे, 2 रसोइया सुशांत सिंह राजपूत का, एक हाउसकीपर, एक दोस्त और एक बहन जिनको बुलाया था फ़ोन करके। तो इन लोगों ने लॉक खोलने के लिए उस अंदर की तरफ भी, उस लॉक पे हाथ भी गया, लोगों के फिंगरप्रिंट्स आए। तो पुलिस का ये कहना था कि आमतौर पर फिंगरप्रिंट्स वहाँ से उठाना कारगर होता है जहाँ उन्हें लगता है कि सब कंट्रोल में है और यहाँ किसी और ने कुछ छुआ नहीं है। लेकिन उस बेडरूम के अंदर इतने लोग पुलिस के आने से ही पहले, और उन्होंने तमाम चीज़ें छू ली, तो ओरिजिनल फिंगरप्रिंट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और यही सोचकर पुलिस ने उन फिंगरप्रिंट्स को नहीं लिया। एक दूसरी चीज़ के लिए कहते हैं कि स्पॉट पे कई बार हमेशा दिमाग को खुला रखना चाहिए। कई बार जो सीन ऑफ क्राइम आपको दिखता है और जैसे दिखता है आप एक सेकंड में मानते हैं कि अरे ये तो सिंपल है, दरवाज़ा बाहर से बंद था, ताले वाले ने दरवाज़ा खोला, सिस्टर यहीं मौजूद है, 4 दोस्त हैं, लाश फंदे से झूल रही है, सिंपल सोसाइटी, इसमें मर्डर तो हो नहीं सकता। तो उस वक्त फिर आप बाकी जो सबूत और सारे प्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, आप उसको लाइटली लेते हैं कि ये तो क्लियर कट केस है। तो यहाँ पे ये भी गलती हुई। बेशक ये सुसाइड का केस हो, लेकिन मुंबई पुलिस को बेसिक ये करना चाहिए कि उस वक्त उनको जहाँ पे ज़रा सा भी डाउट हो, ऐसे सारे जो सबूत हैं वो उनको कलेक्ट करने चाहिए। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस डोर लॉक और इन सब चीज़ों के फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट ही नहीं किए। तो इसलिए अब ये सवाल अपने आप में हमेशा सवाल ही रहेगा कि दरवाज़ा जो अंदर से बंद किया गया उस पर फिंगरप्रिंट्स किसके थे, सुशांत सिंह राजपूत के या किसी तीसरे चौथे शख्स के? क्योंकि फिंगरप्रिंट्स लिया नहीं गया, तो अब इस बारे में आपसे क्या कहते हैं कि अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अब इसमें कई चीज़ें और हैं। एक ये सवाल उठाया
कि जब सुशांत सिंह राजपूत कमरे के अंदर गए उसके बाद बहुत देर तक उनको आवाज़ दी गई दोपहर के खाने के पूछने के लिए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं मिली। तब तक 1 घंटा बीत गया, उन्होंने फिर इंतज़ार किया, फिर बहुत सारे घंटी बजाए, फ़ोन बजाया, नहीं खुला। तो इनकी बहन को भी फ़ोन किया जाता है और ताले वाले को भी बुलाया जाता है, लेकिन कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, जबकि उन्हें ख़तरे का एहसास हो गया था। चिंता भी थी कि इतना पीटने, इतना ठोकने, इतनी आवाज़, फ़ोन, सब कुछ घंटी बजाने के बाद भी, और उनकी सिस्टर भी कॉल कर रही नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि आदमी फिर फ़ौरन जो दिमाग में आता है वो यही करता है कि यार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो दरवाज़ा तोड़ा जाता है। यहाँ दरवाज़ा तोड़ने की कोई कोशिश ही नहीं की, बल्कि उस दौरान में एक ताले वाले को ढूंढ के बुलाया जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि लॉकडाउन में, जब मुंबई में उस वक्त कोरोना भी ज़्यादा था, तो इस तरीके से ताले वाला आसानी से कहाँ मिल जाएगा, जबकि सारी दुकानें, सारी चीज़ें बंद हैं। लेकिन इसका जवाब ये मिला कि उस सोसाइटी में, और मुंबई के ऐसे ज़्यादातर सोसाइटी में जो सिक्योरिटी बोर्ड और नोटिस बोर्ड होते हैं, वहाँ पे 4-5 एसेंशियल सर्विसेज वालों के नंबर होते हैं, जिनमें से एक ताले वाले का भी होता है। और ये ताला वाला शायद बांद्रा स्टेशन के पास से इनको मिला था, तो इसलिए वो वहाँ गए और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ये अजीब सा लगता है कि क्योंकि इससे वक्त, टाइम जो है वो बच सकता था। अगर वो दरवाज़ा तोड़ते, क्या पता शायद जिस वक्त तोड़ रहे हैं उसी वक्त वो फंदे से झूलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बचा भी सकते थे। कुछ भी हो सकता था इसमें, मतलब उस तरीके से हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ भी हो सकता था। एक ये कि सुसाइड नोट नहीं है, और जितने भी पुलिस ने अब तक इन्वेस्टिगेशन की, जो पुलिस के अब तक के सारे इन्वेस्टिगेशन, उनमें जो सवाल उनके सामने है और जिस उन्होंने जिस लाइन पे इन्वेस्टिगेशन किया, मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। तो एक उसमें यह था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड से पहले, या 13 तारीख की रात से लेकर 14 तारीख की दोपहर तक फैमिली में अपने फादर या चारों बहन में से किसी को कॉल नहीं किया, न बताया कि कुछ ऐसे हालात से गुजर रहे हैं, न उन्होंने अपने किसी दोस्त को किया, न गर्लफ्रेंड को किया, और ना ही क्लोज फ्रेंड को किया। फिल्मी सर्किल में से लोगों में से किसी को नहीं किया। मतलब किसी को ऐसी कोई बात ही नहीं बताई जिससे ज़रा सा भी भनक या अंदाज़ा लगे कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें सिर्फ उन्हीं के अंदर थी? और दूसरा ये कि जो दोनों रसोइये हैं और हाउसकीपर और दोस्त, उनका ये कहना है कि जब वो जूस देने के लिए गए तब भी सुशांत सिंह राजपूत नॉर्मल दिखे थे, और कुछ तनाव, कोई टेंशन या कुछ चेहरे का रंग भी ऐसा कुछ नहीं था कि जो लगे कि अपने कुछ देर में ऐसा होने जा रहा है। तो वहाँ तक भी कुछ नहीं था। फिर वो अपने आप को गूगल पर सर्च भी करते हैं, फिर वो अपने आप को ऑनलाइन गेम भी खेलते हैं, लेकिन किसी को फ़ोन करके ये सारी चीज़ें नहीं बताते। दूसरी तरफ फिर एक चीज़ आती है कि पिछले करीब 9 महीने में उन्होंने 30 से ज़्यादा सिम कार्ड बदले। तो इतने सिम कार्ड बदलने की ज़रूरत क्या थी? इसके पीछे एक ही आई है कि एक तो दोस्तों से वो फ़ोन पे बहुत कम बात करते थे, दोस्तों के या रिलेटिव से भी बहुत कम। फ़ोन पे बात करने का ज़्यादा शौक़ नहीं था। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें परेशान कर रही थी, और कुछ ऐसे दोस्त, फिल्म इंडस्ट्री के भी दोस्त, तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए और उस नंबर से बचने के लिए वो बार बार अपने नंबर बदल रहे थे, और इसीलिए इतने ज़्यादा सिम उन्होंने लिए थे। तो एक तरफ किसी को फ़ोन नहीं किया मौत से पहले, और दूसरी तरफ मौत से महीनों पहले इतने सारे सिम भी बदले। ये एक पॉइंट है। एक और चीज़ है जो कई लोगों ने ये उठाया था, क्राइम तक फैमिली मेम्बर ने भी सवाल उठाया था, वो ये था कि घर में 4 लोग हैं और वो चारों मिल सकते हैं, और चारों किसी पैसे या किसी और वजह से कोई सुशांत की बात ऐसी लगी हो कि उन्होंने इकट्ठे ही दुश्मनी पाल ली और ठान लिया कि मार देना है, क्योंकि घर में और कोई था नहीं। तो इस लाइन पे भी पुलिस ने चारों से अलग अलग पूछताछ की। चारों को जो बयान अलग अलग लिए गए वो लगभग मैच कर रहे थे एक दूसरे से, जो टाइमिंग के हिसाब से बता रहे थे, 13 की रात से लेके 14 की 12:30 तक, वो सारी चीज़ें, इधर उधर शब्द अलग अलग थे, लेकिन बातें, जो फैक्ट्स थे वो मैच कर रहे थे। तीसरी चीज़, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि सीसीटीवी फुटेज ख़राब है। सीसीटीवी फुटेज मिला है पुलिस को, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, और सुशांत सिंह राजपूत के जो पूरा घर है उसमें कौन कब क्या गया, ये सारी चीज़ें, तस्वीरें हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी था। गार्ड ने रात से लेके दोपहर तक अगले दिन किसी भी ऐसे शख्स को आते और जाते नहीं देखा। तो उस घर में ऐसा कोई नहीं गया जो सस्पेक्टेड हो, और ये मुंबई पुलिस के पास है। जब वो ये सारी फाइनल रिपोर्ट देंगे तो उसमें इसका मेंशन भी होगा। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के जो आस पड़ोस में घर है, वहाँ पे सारे पॉश एरिया है, सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं, उन सब के घरों पे भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। घर के बाहर भी, आमतौर पे लोग घर के बाहर भी ज़्यादा लगाते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, कौन आ रहा है जाने। उन सब के सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा कोई भी सस्पिशियस कोई चीज़ ऐसी नहीं दिखाई दी 13 जून की रात से लेकर 14 की दोपहर तक।
जिससे कुछ डाउट हो, ना कोई आया ना गया। तो एक चीज़ ये भी क्लियर हो गई। अब यह कि 4 लोग, तो चारों से पुलिस ने अलग अलग बात की। एक चीज़ बड़ा कम होता है, 4 अलग अलग ये दिशा के लोग हैं। एक दोस्त है इनमें सुशांत सिंह राजपूत, 2 रसोइये और एक हाउसकीपिंग, और जो हाउसकीपर का काम करता है। रसोइये से करीबी थी सुशांत की, काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, और हाउसकीपर से भी, और दोस्त तो था ही था। चारों एक आदमी का कत्ल करने के लिए, और चारों जो अलग अलग सोच के हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, और बहुत पहले से सबको एक जानते भी नहीं है। तो मोटिव कत्ल के लिए, मोटिव यानी मकसद का होना ज़रूरी है। अब यहाँ कोई ऐसा एक मोटिव जिसमें चारों एक साथ हो जाए, हमराज बन जाए, ये कहीं से पुलिस एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाई, और ना पुलिस को पता चला कि कोई ऐसा एक मोटिव, क्योंकि फाइनेंशियली पैसे, जेवर या बाकी जितनी भी चीज़ें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी या उनके कागजात से जुड़े हुए बैंक बैलेंस से लेकर बाकी चीज़ें, वो सब अपनी जगह सही पाए गए। उनमें से कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं, उनमें से किसी भी चीज़ को किसी ने यूज़ करने की कोशिश नहीं की, उनमें से कोई भी चीज़ या ऐसी इंपॉर्टेंट कार्ड से लेकर चेकबुक से लेकर बाकी चीज़ें गायब भी नहीं है। तो पैसों की जहाँ तक बात है, प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है, वो सारी की जगह अपने सारी चीज़ें अपने जगह पर हैं। उनमें से कोई छेड़छाड़, कोई बेईमानी या कोई फ्रॉड नहीं किया गया। तो और कोई मकसद इसमें सामने आया नहीं। अब अगर बाहर से कोई आके कत्ल करे, तो एक घर में ऑलरेडी 4 लोग हैं, यही 4 जिनको पहले हम कातिल ही मान लेते हैं, फिर ये कि ये मकसद तो है नहीं और कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं गायब। लेकिन अब सपोज़ कि ये 4 नहीं है, अगर ये कत्ल है, किसी ने 5वें ने किया, बाहर से आया, तो अब एक आदमी जो ये जानता है कि इस घर के अंदर 4 लोग हैं और 4 लोगों की मौजूदगी में आके वो कत्ल करके दिन दहाड़े निकल जाए, ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहाँ पकड़े जाने का जोखिम का सबसे ज़्यादा खतरा है। अब ये कि इन 4 से वो मिला हुआ, तो फिर ये है कि 5 ही एक मकसद के लिए जुर्म कर रहे हैं, फिर यहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट होता है। तो 4 लोगों की मौजूदगी में कोई 5वां आके करके जाए, ये लगभग नामुमकिन है। तो फिर ये है कि ये है क्या। बॉडी पे जितने मार्क मिले, जख्म के निशान, एक भी ऐसा नहीं है जो ये साबित करे कि ये सुसाइड से पहले के हैं या इनके शरीर पे कोई चोट है। खरोच के भी निशान नहीं है। वो जो गले के निशान को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें जो रिपोर्ट आई है वो यही है कि ये फंदे पे झूलने की वजह से, कसने की वजह से ये मार्क्स आए। तो फिर कुल मिलाकर विसरा रिपोर्ट भी आ गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, एक्सपर्ट ने, फॉरेंसिक ने अपनी राय दे दी। तो यह है क्या। तो मुंबई पुलिस की तरफ से तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो उनकी फाइनल रिपोर्ट है लगभग, वो यही है कि सुसाइड है। तो सुसाइड है तो कत्ल है नहीं। लेकिन इसमें एक तीसरी चीज़ है, और वो ये है कि ये एक कत्ल की तरह का सुसाइड है। और ये क्यों है? इसलिए है जिसकी वजह से आज 39 लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी, जिसमें महेश भट्ट आज पहुंचे और 2 घंटे जिनसे पूछताछ हुई, और अभी बाकी लोग और आएंगे। क्योंकि अगर कत्ल है तो कत्ल का भी मकसद होता है, और ख़ुदकुशी है तो ख़ुदकुशी का भी मकसद होता है। और यहाँ पे ख़ुदकुशी का मकसद फिर क्या है? अगर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान खुद ही ली है तो फिर क्या है? तो जो मकसद सामने आ रही हैं सारी चीज़ें, वो मकसद ये इशारा करती हैं कि ये खुदकुशी, फिर अगर खुदकुशी है तो ठीक है, खुदकुशी है, लेकिन ये कत्ल की तरह का खुदकुशी है। एक शख्स को मरने के लिए मजबूर किया गया, और किसने किया? अपनी उसकी बिरादरी के लोगों ने। क्योंकि ज़िंदगी में पैसे, बाकी और सारी चीज़ें, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जिस तरीके से फिल्में हाथ से निकल रही थी, जिस तरीके से एक ग्रुप बंदी हो गई थी, जिस तरीके से एक खेमा बन गया था और अच्छी अच्छी फिल्में हाथ से निकल रही थी, उसके बाद एक अंदाज़ा हो गया था। जब आप किसी दफ्तर में भी रहते हैं और लगता है आपके बॉस या बाकी चीज़ें के, कई बार एहसास हो जाता है कि यार ये मुझे ऐसी स्टोरी नहीं करने देंगे या मुझे अभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ जाती है। तो वही चीज़ें हर जगह पे होती है। तो ये हो सकता है कि वो एहसास हो कि अब यहाँ पे जो कुछ है, इसके बाद मुझे लगता है कि बड़े बैनर की फिल्में, अच्छी फिल्में, ये सारी चीज़ें मिलेंगी नहीं, क्योंकि जो सब कुछ हो गया है। तो जब मिलेंगी नहीं तो फिर क्या? तो अगर इसके लिए मौत को ही चुना है, तो इसका मतलब है कि इस मौत का जिम्मेदार असल में कोई और है, क्योंकि उसने हालात ऐसा पैदा किए। तो क्या इसको साबित किया जा सकता है? मतलब सुसाइड तो साबित हो सकता है, कत्ल भी साबित हो सकता है, लेकिन किसी को कत्ल के लिए उकसाने का या कत्ल की तरह खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने का, इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है? ये सर्कमस्टेंशियल चीज़ें हैं। इसको प्रूफ करने के लिए डायरेक्टली तो आप नहीं कर सकते।
इसलिए कि उस मौत को डायरेक्टली किसी की वजह से जोड़ के दिखाने के लिए आपके पास पुख्ता सबूत और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो अभी तक की पूछताछ में मुंबई पुलिस के पास नहीं है। हाँ, कड़ियाँ जुड़ रही हैं कि ये फिल्म आपने उसको क्यों नहीं दी, ये फिल्म में आपने वादा किया था क्यों हटा दिया, आपने इतनी बार बात की कोई रोल नहीं दिया, उसको कॉन्ट्रैक्ट से आपने पहले रिलीज़ क्यों नहीं किया, दूसरे को छोड़ दिया, उसको ये फिल्म क्यों नहीं करने दी। तो ये सारी चीज़ें और सबके अपने अपने सफाई आ रहे हैं। जैसे महेश भट्ट ने 2 घंटे पूछताछ की, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 2 बार मिला था, और उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी सड़क फिल्म की सीक्वेंस बना रहे हैं वो संजय दत्त वाली, तो उन्होंने कहा मैंने कभी भी सड़क 2 के लिए लीड रोल सुशांत सिंह राजपूत को ऑफ़र नहीं किया था, ना मैंने सोचा था। हाँ, कोई और रोल में हो सकता था देता, लेकिन लीड रोल के लिए कभी नहीं सोचा था। तो उन्होंने भी ये कहा। उसी तरह से बाकी लोग अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। कंगना रनौत ने, उनको मुंबई ने पुलिस ने बुलाया था पूछताछ में शामिल होने के लिए, क्योंकि वो बहुत कुछ कह रही हैं। उनका कहना था मैं मनाली में हूँ, आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुझसे पूछताछ कर लें या सवाल भेज दें, ईमेल पे मैं जवाब दे दूँगी। उन्होंने इसके बदले में एक मुंबई के पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखा है, और उस लेटर में ये लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 6 महीने पहले से उनके जितने भी कॉल डिटेल्स, मैसेज और ये सारी चीज़ें हैं, उसको खंगालनी चाहिए मुंबई पुलिस को, और देखना चाहिए कि इन 6 महीनों में कौन कौन लोग थे, उनसे क्या बात हुई, क्या चैटिंग हुई, क्या मैसेजेस थे। इससे क्लियर हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार कौन है। मुझे लगता है ये पॉइंट अच्छा है, क्योंकि जो मैंने कहा कि अगर ये कत्ल की तरह खुदकुशी है तो इसको साबित करने के लिए ज़रूरी है कि उन हालात को आपको साबित करना पड़ेगा। कि आज एक फ़िल्म ऑफ़र मिल रही है और वो फिल्म छूट रही है, तो वो उस वक्त कौन बंदा था, कोई और रोल मिलना था फिर उसने मना कर दिया, उस वक्त कौन था, या इस दौरान में कौन कहीं ग्रुप में मैसेज जा रहा है कि यार इसको फिल्म में नहीं लेना है, या उसको इस फिल्म में लिया है तो बाहर कर दो, वो कौन कौन थे। अगर इन सारी चीज़ों को, कड़ियों को जोड़ ले, तो जोड़ने के बाद आप कम से कम ये साबित कर सकते हैं कि ये सारे हालात ऐसे पैदा किए गए कि सुशांत के लिए मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करना लगभग मुश्किल, नामुमकिन हो गया था। और शायद इसी दुख और गम की वजह से डिप्रेशन में गए पहले, और फिर ये कदम उठाया। लेकिन इन हालात को साबित करना पड़ेगा, जो सबसे मुश्किल काम है। तो विसरा रिपोर्ट और बाकी चीज़ें आ गई हैं, इंतज़ार कीजिए, मुंबई पुलिस का ऑफिशियल वर्जन भी आपको सुनने को जल्दी मिल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो असली सवाल तमाम सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों के मन में है, उसका जवाब न मिले। तो आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।